के लिए ये डिसाइड करना ज़रूरी था कि आप कंटेंट राइटिंग की कौन सी टाइप को लेके चलना चाहते हैं, किसके ऊपर आप वर्कआउट करना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने सबसे पहले इसकी टाइप्स पढ़ी हैं और जो टाइप्स रह गई हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। और एंड आई एम श्योर एंड नाउ आई होप एंड रिक्वेस्ट कि अब जो भी असाइनमेंट दी जाए प्लीज़ 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 वो साथ साथ कीजिएगा, नहीं तो मेरा इतना टाइम निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और आपका बैठ के मेरा ये सिर्फ वीडियो देख लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। सो वेलकम टू आवर थर्ड लेक्चर। काफ़ी डिले हो गया हमारा जो थर्ड लेक्चर है, बट इट्स ओके, डिले होना इज़ नॉट अ बिग थिंग। बट ये है कि जो भी काम किया जाए उसको एक फ्रूटफुल तरीके से किया जाए कि वो वेस्ट ना जाए, ना मेरा टाइम वेस्ट जाए, ना आपके लिए वो फिर वेस्ट, आपके जो एफर्ट है वो वेस्टेज जाएँ। बिकॉज अंदर जो लोग मेरे साथ चल रहे थे उनमें से कुछ के एग्ज़ाम्स थे, कुछ की अपनी प्रोफेशनल जॉब की कमिटमेंट्स थी। सो इस वजह से वो मुझे साथ साथ असाइनमेंट्स नहीं करके दे सकते थे। सो दैट्स वाई हमने नवंबर के फर्स्ट वीक का वेट किया और नाउ अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में थोड़ा कंटेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन देखा, इसकी बेसिक्स, बहुत बेसिक चीज़ें देखी और साथ में हमने इसके कंटेंट राइटिंग की टाइप्स देखी। कंटेंट राइटिंग की टाइप्स देखने का मकसद ये था कि आप लोग ये खुद को आपके अपने माइंड के अंदर ये क्लियर हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। बिकॉज कंटेंट राइटिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसको आप मतलब अगर आप स्कूल में जाते हैं, आप एक क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं तो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट का एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, एक पीरियड होता है, आप उसमें उसको स्टडी करते हैं और फिर लेके चलते हैं। तो सेम इज़ द केस विद द कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है। हर प्रोफेशन के अंदर, हर बिजनेस के अंदर इसकी ज़रूरत है इन डिफरेंट वे। हर बिजनेस को इसकी ज़रूरत है बट इन डिफरेंट वे। कुछ को ईमेल्स की ज़रूरत होती है, वो भी कंटेंट राइटिंग होता है। कुछ को कंटेंट ब्लॉग्स की ज़रूरत होती है, वो भी कंटेंट राइटिंग होती है। सो इसलिए आपका पहले खुद के लिए ये डिसाइड करना ज़रूरी था कि आप कंटेंट राइटिंग की कौन सी टाइप को लेके चलना चाहते हैं, किसके ऊपर आप वर्कआउट करना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने सबसे पहले इसकी टाइप्स पढ़ी हैं और जो टाइप्स रह गई हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। और एंड आई एम श्योर एंड नाउ आई होप एंड रिक्वेस्ट कि अब जो भी असाइनमेंट दी जाए प्लीज़ 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 वो साथ साथ कीजिएगा, नहीं तो मेरा इतना टाइम निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और आपका बैठ के मेरा ये सिर्फ वीडियो देख लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे। So I'm sure all of you will cooperate with me and we will have a nice January. Thank you. So let's start our lecture. ओके, सो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग की। तो हमारी जो टाइप्स रह गई थी उनके बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें हम आज बात करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग होगी, इन्फोग्राफिक्स, वाइट पेपर्स, वीडियो कंटेंट। तो इन सबको हम आगे जाके वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टोरीज इन द स्क्रीन प्ले मीडियम। कि हम स्क्रिप्ट राइटिंग की, जो भी आप कोई ड्रामा देखते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं, कोई शॉर्ट मूवी होती है, कोई लॉन्ग मूवीज होती हैं, कुछ व्लॉग्स होते हैं, डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, उनका जितना भी मटेरियल होता है कि ये कैसे होगी, इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, इसके अंदर क्या बोला जाएगा, दैट इज इट स्क्रिप्ट। तो वो सब लिखना इज द स्क्रिप्ट राइटिंग। Script writing is writing down the movements, actions, expressions, and dialogues of the characters in the screenplay in screenplay format. तो उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, उसके अंदर हम उसको लिखते हैं। The process of writing a novel or poem or essay is entirely different from the script writing ना, because novel, पोइम, ऐसे वगैरह जो लिखना होता है वो तो एक सिंपल हमने पेपर पे लिख दिया ना, वहीं पे बात खत्म। लेकिन जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो किसी ने आगे परफॉर्म करना है, वो किसी ने आगे उसको एक्ट करना है। तो उसकी जो सिनेरियोस हैं, उसके जो यू कैन से पार्ट्स हैं और एलिमेंट्स हैं, दोज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड क्वाइट डिफिकल्ट, जिनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रख के करना पड़ता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू express yourself effectively for the screen, particularly formatting methods are required। वही बात है जी, मेथड्स होते हैं ना, हम ऐसे पेन और पेपर पकड़ के नहीं लिख सकते। सपोज हमें ये भी लिखना पड़ता है अगर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें ये नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं करते कि जी एक पर्सन ए है, वो स्क्रीन पे आया एंड ही स्टार्टेड सेइंग अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें उससे पहले उसका पूरा फॉर्मेट हमें स्क्रिप्ट के ऊपर, एक पेपर के ऊपर देना पड़ता है।
उसका बैकग्राउंड लिखना पड़ता है कि वो कहाँ से आया, वो क्यों आया। ऑल्दो वो चीजें स्क्रीन के ऊपर नहीं होंगी, लेकिन वो जब स्क्रिप्ट के ऊपर हम वो लिखेंगे तभी उसको जो करेक्टर जिसने उसको प्ले करना है उसको पड़ेगा, और वो उस सिचुएशन के अंदर खुद को एब्जॉर्ब करके उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। Script writers or screenwriters write for film, television, video games, and not even online web series. Online web series यही होता है जो YouTube की वीडियोस होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट वीडियोस होती हैं या यू कैन से डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपने उन्होंने वीडियोस अपना बिजनेसेस के लिए, अपने ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए या डिफरेंट पर्पसेस जो भी होते हैं, उन सब के लिए जितनी भी ऑनलाइन चीजें अवेलेबल होती हैं हम उन्हें ऑनलाइन वेब सीरीज कहते हैं। Script writing can be done for hire or on speculation in hopes to sell the screenplay or find an agent. ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ये हम अपने शो के लिए भी लोग लिखते हैं, उनको लिखना अच्छा लगता है, फिर वो उसकी वीडियोस बनाते हैं, और हम एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग अपनी लोग हमें हायर भी करते हैं। वो हमें हायर करते हैं, हमने अपनी वो अपना माइंडसेट बता देते हैं कि हमें इस पर्पस के लिए चाहिए, और ये हम चाहते हैं कि इस तरह से एंडिंग हो, इस तरह से स्टार्टिंग हो, और ये उसका जो अंदर क्लाइमेक्स वगैरह है। फिर हम उसको अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको अपने इंटेलिजेंस अंदर डाल के, अपनी नॉलेज अंदर डाल के उसको आगे लेके चलते हैं। सो इस चीज का वो हमें पे कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द स्क्रिप्ट राइटिंग। नेक्स्ट ये देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग की एक एग्जांपल है आपके सामने। ये सबसे पहले ये देखिए, सबसे ऊपर वो कह रहा है ये सीन की एक हेडिंग होती है, और यहाँ पे फेड इन मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले, कि ये जो ऊपर है यहाँ पे हम ये 1 2 3 जो नंबर्स हैं ये सीन्स के नंबर हैं, और फेड इन कि जब वो स्क्रीन, जब ये जिस सीन का ये हम ये वाला पेज लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट हम जो सीन के बारे में लिख रहे हैं, वो फेड इन होके ऑडियंस के सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद उसके सीन की हेडिंग लिख दिया, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिख दिया कि एक एक्शन क्या है, कि वो एक होम है और वो किचन, होम के अंदर वो किचन में है और किचन के अंदर वो नाइट टाइम है। उसके बाद आगे उसने डिटेल भी लिख दिया, अ ग्रीन बॉल सिट्स ऑन अ काउंटर टॉप, एक काउंटर के टॉप के ऊपर एक ग्रीन बॉल है। अ यंग हैंड स्नैचेस इट, एक बच्चा आता है वो उसको छीनता है। इट बिलोंग्स टू फिल्बर्ट, वेरी लॉस्ट इन हिज ओन इमेजिनरी वर्ल्ड, कि वो जिस लड़की की बात हो रही है, जो भी उसके अंदर जिस करेक्टर की बात हो रही है, कि वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर कोई भी बच्चा कहाँ से बॉल लेके भाग, ये सारा हमारे सामने एक एक्शन होता है। उसके बाद जो करेक्टर है, आइडेंटिफाइज द करेक्टर हु इज स्पीकिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस सीन के अंदर जो करेक्टर है वो स्पीक अप करता है, कौन सा करेक्टर बोलेगा। कि अगर एक सीन के अंदर 5 से 6 लोग खड़े हैं तो सबने नहीं बोलना होता, कभी एक ने बोलना होता है, कभी दो ने बोलना होता है। तो करेक्टर के अंदर यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि किस करेक्टर ने यहाँ पे बोलना है। नेक्स्ट डायलॉग, वो उसने जो वर्डिंग उसने बोलनी है, जो लाइन उसने बोलनी है यहाँ पे। देन इंटरकट इंस्ट्रक्शंस व्हेन कटिंग टू मल्टीपल लोकेशन, कि जब हम कोई मूवी या ड्रामा देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, एक दफा वो किचन का सीन दिखा रहे होते हैं कि एक किचन के अंदर बटन हो रही है, अब दूसरी साइड पे दिखा रहे हैं कि दूसरा कोई मेल है और वो टीवी वॉच कर रहा है। फिर हम दोबारा किचन में आते हैं, दिखाते हैं, तब तक अभी वो देख रहे हैं और साथ में ये देख रहे हैं। अब ये जो इन बिटवीन स्विचेस हो रहे हैं स्क्रीन, जो हमारे सीन्स के अंदर, इसे हम इंटरकट कहते हैं, वो भी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हेडर आ जाता है, यूज कर लेना माइनर चेंजेस इन लोकेशन, कि सब हेडर वहां पे यूज होता है कि अगर एक दफा वो बटन धो रही है और जो छुरी है वो जो है वो सीधी खड़ी है, और साथ में अब दूसरे सीन में हमने ये दिखाना है कि अब जो दूसरे सीन में वो वहीं पे खड़ी है, लेकिन वो जो छुरी है पहले सीधी खड़ी थी, अब वो किसी बटन के ऊपर पड़ी हुई है। तो दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब इस तरह से सब हेडर्स होते हैं। दूसरी साइड के ऊपर इसका सीन नंबर आ जाता है। फिर ट्रांजिशन आ जाता है, कि जब हम ट्रांजिशन के एक सीन से दूसरे सीन में जाना है, तो फिर ट्रांजिशन कैसे होती है, कि एकदम से वो चले जाते हैं या फेड इन होके जाते हैं, या डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने ज्यादा इफेक्ट्स आ जाते हैं छोटे छोटे माइनर चेंजेस के साथ। उसके बाद एक्सटेंशन है, क्लैरिफाई वेयर अ कैरेक्टर इज एंड व्हेन दे कांट बी सीन, कि एक सीन के अंदर अगर 5 कैरेक्टर्स हैं और फिर उन 5 में से एक बोल रहा है और हमें बाकी के 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें उधर एक हल्का सा स्विच होता है और फिर एक चौथा करेक्टर हमें नजर नहीं आता, तो हमने यहाँ पे वो भी एक्सप्लेन करना है अंदर कि वो चौथा करेक्टर नजर नहीं आ रहा तो वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक कंप्लीट रिलेट करनी होती है हर चीज को। Then next is the parenthetical. Provide info on how the actor should say the line. कि यहाँ पे हमने वो इमोशंस कह लें या मतलब इमोशंस या एक्शन या कैसे उसका बिहेवियर होना चाहिए उस पर्सन का, कि जब वो
वो डायलॉग बोल रहा है तो उसको किस तरह से बोलना है, वो भी यहाँ पे हम स्क्रीन स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर जो राइटर है वो सब कुछ उसको लिखेगा। Then next is shot indicates the camera angle or movement in a scene. यहाँ पे शॉट जब लेनी है तो राइटर को ये भी लिखना है कि जो कैमरा है वो किस एंगल से ले रहा होगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आजकल सेल्फीज लेते हैं तो कभी हम कैमरा बिल्कुल अपने सामने करके लेते हैं, कभी हम कैमरा ऊपर मोबाइल के उसके ऊपर करके लेते हैं, कभी हम मोबाइल को अपने फेस से डाउन करके लेते हैं। सो देयर आर डिफरेंट एंगल्स। तो इसी तरह से किस तरह से वो सीन रिकॉर्ड होगा, कैमरा उस टाइम पे कहाँ पे होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल द शॉट। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं एक स्क्रिप्ट राइटिंग के, जो आपने अंदर लिखना है, जो आपकी इमेजिनेटिव या क्रिएटिविटी होगी वो तो अलग चीज है। ये एक फॉर्मेटिंग है जिसको हमें एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। और इनको फॉलो करते हुए फिर कहीं अंदर सब हेड, जैसे ये सब हेडर है, इसमें मतलब सब डिविजन आ जाती है एक पार्ट की। सो इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आई विल रिकमेंड टू कोई भी जो पर्सन पहले कभी जिसने स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की है वो इसको अडॉप्ट ना करें स्टार्ट में, बिकॉज अब बाद में जाके कर लें आप लोग, बाद में जब थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, हम थोड़ा यूज टू हो जाते हैं प्लेटफॉर्म्स को लेके या कंटेंट राइटिंग को लेके, तो फिर हमें इन चीजों को लेके चलना थोड़ा इजी हो जाता है, फिर हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बट स्टार्ट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड टाइप को अडॉप्ट करना इज नॉट सजेस्टेड बाय मी एट ऑल। ओके, सो आई होप स्क्रिप्ट राइटिंग का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया जरूर हो गया कि ये क्या चीज होती है और ये कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। नेक्स्ट है जी हमारा इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स बिकॉज ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है इंफॉर्मेशन की, और इसकी डेफिनेशन भी है, एन इन्फोग्राफिक एग्जाम्पल इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. Infographics examples include a variety of elements such as images, icons, text, charts and diagrams. इसको समझाने के लिए इसके एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये जो लोरियम इप्सम है ना, ये सिर्फ एक डमी कंटेंट होता है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि मैंने एक इंफॉर्मेशन देनी है, एक क्रिएटिव वे से मैं लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। सो नंबर 1 के ऊपर मैंने सबसे पहले अपना आइडिया शेयर करना है। सो उसके लिए मैंने एक सेंटर में एक लाइन बनाई है, एक वो कर्ल सा बना दिया है, उसके अंदर मैंने कुछ आइकॉन्स दे दिए हैं। सबसे पहले मैंने बल्ब दिया, तो बल्ब से किसी को हो जाएगा आइडिया, कोई सोच सकता है कि ये जो बल्ब है ये इंडिकेट कर रहा है आइडिया को। नेक्स्ट है, 2 आदमी है वहां पे, मतलब 2 पर्सन की पिक्चर नजर आ रही है। सो इट मीन्स यहाँ पे मैं पर्सन की बात करूंगी, किसी करेक्टर की बात करूंगी। देन उसके बाद जो है वो एक लिंकिंग आइकॉन है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिंक करूंगी, जैसे हम चार्ट्स बनाते हैं कि, या उसकी टाइप्स बताऊंगी आगे कि एक ये चीज है, इसको फर्दर मैं 2 टाइप्स में डिवाइड कर रही हूँ। और फिर देन लास्ट के ऊपर एक चैट बॉक्स बना हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं अपना मैसेज दे रही हूँ इसको। ये एक सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं और मैसेज ऑफ द डे होता है, तो आप मैसेज ऑफ द डे को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप कंटेंट राइटिंग में आते हैं। इसे हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। इससे क्या होता है, अगर आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा है ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उसी टेक्स्ट को आपने इस तरह से एक पूरे पेज के ऊपर स्कैटर कर दिया इन्फोग्राफिक्स के साथ, तो एक टेक्स्ट पढ़ने वाले और एक इन्फोग्राफिक्स देखने वाले दो जो लोग होंगे, दो एक बंदा जब दो इन चीजों को दो तरह से देखेगा, तो उसके ऊपर आई एम श्योर आप इस चीज से एग्री करेंगे कि इन्फोग्राफिक्स का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे विजुअल्स हैं, यहाँ पे कलर्स हैं। डजेंट मैटर कि जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो कितना रफ मैसेज हो, वो कितना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं हो, अगले को वो अगले के माइंड में हिट नहीं करे, लेकिन इस तरह से वो देखेगा जरूर कि एक किसी ने एफर्ट करके ऐसे किया हुआ है, इसमें कलर्स अच्छे आए हुए हैं, कुछ ना कुछ उसको ऐसा पिंच करेगा जिसकी वजह से वो साइड वाला मैसेज भी पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि हम छोटी छोटी बातों को भी इंफोग्राफिक्स में एक्सप्लेन करें या इंफोग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करें, तो वो डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा हटके हो जाता है, और वो टोटली हमारा होता है। हम वो फिर कोई ये निकले हमने किसी की बात को कॉपी भी किया हो, हम किसी का कोई डायलॉग कॉपी करके उसी को अपने कंटेंट के अंदर यूज करें, बट हमने उसको मोल्ड कर लिया अगर इन्फोग्राफिक्स के अंदर, तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, वो उसकी कॉपी पेस्टिंग चीज में नहीं आएगा। ठीक है? वो एक टोटली न्यू चीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट है व्हाइट पेपर्स। व्हाइट पेपर्स क्या होता है? व्हाइट पेपर, द पर्पस ऑफ अ व्हाइट पेपर इज टू एडवोकेट दैट अ सर्टेन पोजीशन इज द बेस्ट वे टू गो, और दैट अ सर्टेन solution is best for a particular problem.
When it is used for commercial purposes, it could influence the decision-making process of current and prospective customers. White paper क्या होता है? That's a kind of research paper you can say, but with a little different purpose के. अगर हम academic के अंदर white papers की बात करें, तो white papers हमारी research को represent करते हैं, लेकिन हमारे white paper को करने से पहले हमने already research कर ली होती है, और अपने white paper के अंदर हम अपनी research को advocate करते हैं. हम लोगों को अपनी रिसर्च को यू कैन से सपोर्ट करते हैं व्हाइट पेपर के थ्रू, जब हम एकेडमिक में बात करते हैं. बट जब हम उसके कमर्शियल यूज के लिए बात करते हैं, तो फिर जो बिजनेसेस हैं डिफरेंट, वो व्हाइट पेपर्स यूज करते हैं अपना पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखने के लिए. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक में हमने ऑलरेडी अपना रिसर्च को कर लिया होता है, हम एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके होते हैं, और व्हाइट पेपर में हम सिर्फ उसको एडवोकेट करते हैं लोगों के सामने, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो इन द सेम वे बिजनेसेस जो भी होते हैं, उनका अपना एक पर्पस होता है, उनका एक अपना मोटिव होता है, अपना एक एम होता है, उनको वो पता होता है, और अपने उसे मोटिव और एम को लोगों तक पहुंचाने और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करने के लिए, लोगों तक एक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए वो व्हाइट पेपर को पब्लिश करवाते हैं. अब व्हाइट पेपर्स जो होते हैं ये नॉर्मली हमें मार्केटिंग में नजर नहीं आते, लेकिन जो बिजनेसेस इनको यूज करते हैं वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं उनके लिए. अब ये देखिए, व्हाइट पेपर की सिर्फ ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि व्हाइट पेपर इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर में जो हमारी ग्रोथ है वो 69% है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमारी ग्रोथ है वो 89% आ. ऐसा कैसे हुआ कि हमने ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की. नेक्स्ट पेज के ऊपर उन्होंने ग्राफ बना के तो इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस ईयर में हमारी इतनी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, और सेकंड ईयर में हमारी स्ट्रेटेजी डाउन आ गई थी, हमारी अप चली गई. साथ में उन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं वो अपने पॉइंट, जो भी उनका पॉइंट होता है. तो ये तो सिर्फ एक एक एग्जाम्पल है. डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं उनको. बस अगर हम अपने बिजनेस कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम जो व्हाइट पेपर्स यूज करते हैं, उन्हें हमें थोड़ा कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाना होता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं उसको रीड आउट करें. बिकॉज जो कस्टमर्स बिजनेसेस के लिए आते हैं वो पढ़ने नहीं आते, वो के स्टूडेंट्स नहीं होते जो लंबे लंबे पेपर्स 10-10, 15-15 पेजेस के व्हाइट पेपर्स बैठ के पढ़ेंगे. अगर आपको 5-6 पेजेस या मैक्सिमम 10 पेजेस का भी आपका कमर्शियल व्हाइट पेपर है, तो भी कस्टमर उसको पढ़ेगा अगर आपने उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर आपने उसके अंदर ग्राफिक्स और इंफोग्राफिक्स और इमेजेस को अच्छे से यूज किया हुआ है. अब ये वही इंफोग्राफिक्स इनकी पीछे बात हुई थी, वही यहाँ पे व्हाइट पेपर के अंदर भी इसका यूज आ गया ना. ये इंफोग्राफिक्स, यहाँ पे भी इंफोग्राफिक्स, ये जो 2 सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज एन इंफोग्राफिक. उसने अपने तरीके से इंफोग्राफिक को यूज कर दिया. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वेज के हम इंफोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं. डिफरेंट हम आर्टिकल्स के अंदर इमेजेस डालते हैं, जब कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं, उसके अंदर हम इमेज डालते हैं, वो इमेजेस हम इंफोग्राफिक्स की फॉर्म में भी डाल सकते हैं. इसी तरह से हम अगर सोशल मीडिया के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं और सोशल मीडिया की हमने ऐड बनानी है, तो जो उसका ऐड का इमेज है वो भी हम एक इंफोग्राफिक बना सकते हैं. तो इंफोग्राफिक को हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जो आपके सामने इस वक्त व्हाइट पेपर की एग्जाम्पल है, इसके अंदर उन्होंने इंफोग्राफिक को यूज किया हुआ है अपना पर्सपेक्टिव लोगों को बताने के लिए, ताकि अगर कोई नहीं भी पढ़ना चाहता डिटेल में जो लिखा हुआ है, उसको ये इंफोग्राफिक से देख के आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात करना चाहते हैं. Now let's move towards the next type, and that is the video content. Video content is any content format that features or includes videos. Common forms of videos content include vlogs, animated GIFs, live videos, customer testimonials, recorded presentations, and webinars. वीडियो कंटेंट जो आपको यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जितनी वीडियोस नजर आती हैं, उनका जो कंटेंट होता है वो सारा वीडियो कंटेंट ही होता है, और वो कंटेंट लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं भी इस वक्त आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ, और इसका जो कंटेंट है मैंने पहले ये स्लाइड्स की फॉर्म में लिखा, और ये स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं. सो मेरे जो केस में तो मैं लेक्चर दे रही हूँ, सो मेरी तो आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं, बट डिफरेंट जो वीडियोस होती हैं वहाँ पे लोग एक्ट कर रहे होते हैं, या लोग खुद सामने बैठ के बोल रहे होते हैं, स्लाइड्स ही नजर आ रही होती हैं, लेकिन होमवर्क एटलीस्ट सबने किया हुआ होता है, अपने पॉइंट सबने लिखे हुए होते हैं, वही जो पॉइंट्स होते हैं वही वीडियो कॉन्टेंट हो जाते हैं. ठीक हो गया. और वो जहाँ पे आपको कह रहे हैं कि व्लॉग्स के लिए हम वीडियो कंटेंट जो होता है वो लिख सकते हैं. जो एनिमेटेड इमेजेस होते हैं हम उनके लिए भी वीडियो कंटेंट लिख सकते हैं. लाइव वीडियोस के लिए भी कंटेंट लिखा जाता है. कस्टमर टेस्टिमोनियल्स के लिए भी कंटेंट लिखा जाता है.
आपने देखा होगा कहीं एड्स आती हैं तो टीवी के ऊपर भी एड्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी शैम्पू की ही एड आ रही है तो वो किसी फेवरेट आई मीन किसी पॉपुलर पर्सनालिटी को बैठा के तो वो कह रहा होता है कि जी मैंने ये शैम्पू यूज किया और मेरे से बहुत अच्छे बाल हैं। फिर दूसरा पर्सन आ रहा होता है वो कहते हैं मैंने ये यूज किया और मेरे से बाल इतने लंबे हो गए। तो उन दोनों ने जो भी वर्डिंग बोली वहां पर वो ऐसे उठ के आके नहीं बोल रहे थे, उनको वो लिख कर देते हैं और वो वही बोलते हैं। दैट इज द कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। क्योंकि कस्टमर्स जो है उन्होंने वो अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं लोगों को कि हमने ये यूज किया, हमने ये काम इनका किया और ये हमें अच्छा लगा और ये हमारा व्यूअर्स था। देन रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन। रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन यही चीज जो अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ कि प्रेजेंटेशंस जो बनाते हैं लोग, जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं उसका भी कंटेंट लिखा जाता है। देन द वेबिनार्स, जैसे सेमिनार्स होते थे अब वेबिनार्स आ गए हैं। जो लाइव सेमिनार्स होते हैं, जो ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, उनका कंटेंट जो होता है वो भी लिखा जाता है, उनका मॉड्यूल्स स्टडी किए जाते हैं, उनका आउटलाइन वगैरह की जाती है। So all this comes in video content. So here comes the king of content writing, and that is the SEO writing. Yes, SEO जो है, SEO writing is actually the king of content writing. Or you can see जैसे content king है marketing का, so in the same way SEO writing content का king है। एसईओ के बगैर आप गूगल के ऊपर या आप ऑनलाइन वर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने कितना मर्जी अच्छा कॉन्टेंट लिखा, बहुत अच्छी रिसर्च की है, बहुत आला कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त वर्डिंग यूज की है, लेकिन अगर आपको एसईओ नॉलेज नहीं है तो आपका वो सारा वेस्टेज है। एसईओ क्या है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जो गूगल है, गूगल जो है वो कोई पर्सन नहीं है, वो एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है। ठीक है, उस एल्गोरिथम के अंदर उन्होंने कुछ फंक्शंस डाल दिए हैं कि तुम, और वो उन फंक्शंस को लेके चलते हैं। उस वो जो फंक्शंस हैं गूगल ने वही चेक करना है। अगर उन्होंने गूगल को कह दिया कि कहीं पे अडल्ट का वर्ड आता है तो तुमने उस कंटेंट को पीछे कर देना, तुमने उस कंटेंट को शो नहीं करना। उन्होंने एसईओ उसने गूगल को जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने गूगल को कह दिया कि जिस आर्टिकल के अंदर 10 दफा कीवर्ड यूज होगा उसको तुमने शो नहीं करना, बिकॉज वो एक्स्ट्रा कीवर्डिंग हो जाएगी, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स हो जाएगी, तुमने उसको पीछे करना। फिर वो कह देते हैं एसईओ को, आई मीन गूगल को प्रोग्रामर कह देता है कि तुमने जिसके अंदर 5 से 7 दफा कीवर्ड्स यूज किया होगा, डेंसिटी 5 से 7% होगी कीवर्ड की, उसको तुमने टॉप पर लेकर आना है। फिर वो आगे से कहता है कि जो आप 5 से 7% वाले हैं, ये तो 15-20 आ गया तो मैंने किसी तरह तो लिस्ट किया। फिर वो आगे से फर्दर उसको और मजीद छोटी 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 तीन इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं क्या, और इन्हीं सब इंस्ट्रक्शंस जो एसईओ के लिए गूगल को उसके प्रोग्रामर्स ने दी होती है, यही सब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कंटेंट राइटिंग के अंदर। तो फिर हमारी जो राइटिंग है वो एसईओ राइटिंग बन जाती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। SEO writing is the process of writing content with the goal of ranking on the first page of search engines like Google. This is achieved by researching relevant keywords and creating optimized content that answers the user's intent. Google, for example, uses spiders that crawl content to see what it's about. गूगल के पास में एक स्पाइडर होता है, जैसे स्पाइडर आता है ना हमारे घरों में, स्पाइडर वेब बना जाता है, इस तरह से गूगल के पास एक स्पाइडर है जो कि घूमते हैं अपने जितना भी कंटेंट सर्च इंजन के ऊपर पड़ा हुआ है ना उसके ऊपर क्रॉल करता है देखने के लिए कि ये जो कंटेंट है ना ये किस चीज को लेकर है। सो स्पाइडर यू कैन से इज द नेम ऑफ द एल्गोरिदम, जो कि वो चेक करता है किसी भी आर्टिकल को कि ये किस चीज को लेकर है। जो किसी ने लिख दिया हुआ है वो इसको पढ़ता है, वो इसको समझता है, वो इसको अंडरस्टैंड करता है, और फिर वो गूगल को कहता है कि हाँ ये तुम कर सकते हो, अपने सर्च इंजन के ऊपर शो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर जो लोग फर्स्ट टाइम एसईओ का वर्ड सुन रहे हैं या एसईओ से फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उनको मैं थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो गूगल है वो एक प्रोग्राम है, वो कोई पर्सन नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। जब हम गूगल के ऊपर कुछ भी लिख के सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल के ऊपर लिख रहे हैं विंटर कोट्स, तो विंटर कोट्स जब हम लिखेंगे नीचे हमें वो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस दे देता है, और पहले पेज के ऊपर 10-12 वेबसाइट्स होंगी, फिर हम दूसरा पेज खोलेंगे उसके ऊपर 10-12 वेबसाइट्स होंगे। हम जो पहले पेज के, अब हम जब खोलेंगे जो पहले पेज के ऊपर 10-12 वेबसाइट्स हैं, हम उनमें से कोई एक चूज करके खोलेंगे। डेफिनेटली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ही चूज करके खोलेंगे, हम नेक्स्ट 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 पेजेस पे जाके नहीं चूज करके खोलेंगे।
हम जब फर्स्ट सेकंड को खोलेंगे तो वो अब जो हमने अगर फर्स्ट पेज को खोला है, जो फर्स्ट लिंक हमें गूगल ने दिया था हमने उसको खोला है, सो इट मीन्स कि गूगल कि हमने उसको चूज किया, और वो कंपटीशन था उन सब वेबसाइट्स का जो जो विंटर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से जो फर्स्ट वाला था हम वो कंपटीशन विन कर गया और वो टॉप पर आ गया। अब वो कंपटीशन कैसे विन किया है कि उसने एसईओ के रूल्स को फॉलो किया। अब ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। फिलहाल आप अगर इसको मजीद देखना चाहें तो आप इसको गूगल पे सर्च करें एसईओ राइटिंग, तो इतने कोई वो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा माइंड लगा के। और ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको आप समझ नहीं सकते। ओके, एसईओ राइटिंग को गूगल के ऊपर आपने कैसे सर्च आउट करना है, इसको कैसे समझना है, इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल है। मैंने गूगल के ऊपर लिखा आपके सामने फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग जॉब, और फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग जॉब ये एक कीवर्ड है, जो कि ये एक वर्ड सर्च की फ्रेज है जो कि मैंने गूगल को कहा कि मुझे ये सब शो करो। और ये फ्रेज जिस वेबसाइट ने अपनी कंटेंट के अंदर यूज की होगी, उसको एसईओ के रूल्स को फॉलो करके, और गूगल उसको समझ सकता होगा कि हाँ इसने जो रूल्स हैं वो मेरे फॉलो किए हैं एसईओ के। और जो गूगल का जो स्पाइडर है उसने सारे जितना डेटा है गूगल के ऊपर उसको उसके ऊपर क्रॉलिंग की है, और उसे जो बेस्ट ऑप्शंस लगी हैं, जो बेस्ट इसको वेबसाइट्स लगी हैं जो कि ये प्रोवाइड कर रही हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो वेबसाइट्स कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं, वो उसने सारी वेबसाइट्स हमारे सामने शो कर दी हैं। अभी ये आपके सामने एक दो तीन वेबसाइट्स टॉप की वेबसाइट शो हो रही है। सबसे पहले आपको आ रही है, फिर उसके बाद फ्रीलांसर आ रही है, थर्ड के ऊपर रोजी डॉट पी के आ रही है। अब इसके नीचे पेजेस के अंदर ये हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के ऊपर ये वर्ड यूज हुआ हुआ है, लेकिन उन हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के अंदर से ये टॉप 3 की वेबसाइट्स हैं, क्योंकि इन वेबसाइट्स ने इस फ्रेज को अपने आर्टिकल्स के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर बार बार यूज की है अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स, और उसकी लिंक बिल्डिंग अच्छी तरह से की है। लिंक बिल्डिंग क्या होती है कि जो एसईओ जहां पे उसने ये आपको अगर अभी नजर आ रहा होगा कि कंटेंट राइटिंग जॉब जो अपवर्क के नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसमें जो कंटेंट राइटिंग जॉब का वर्ड है ये बोल्डेड आपको नजर आ रहा होगा। सो लिंक बिल्डिंग क्या होती है, एक हाइपर लिंक डाल देते हैं जो कि लिंक करती है उससे रिलेटेड कंटेंट किसी और आर्टिकल के अंदर लिखा हो, वो आर्टिकल इस आर्टिकल से या इस कंटेंट से वो लिंक हो जाता है। अगर हम इसको खोलें और फिर इस वर्ड के ऊपर क्लिक करें तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा इसके ऊपर क्लिक करने। वो नया पेज कैसे खुलता है, क्योंकि इस वेबसाइट ने इस कीवर्ड के अगेंस्ट वो एक हाइपरलिंक डाल दिया हुआ है, और वो फिर कनेक्टेड हो गई ये वेबसाइट्स। फिर ये वाला जो कंटेंट है और जो दूसरा हम इसको खोलेंगे तो हमारे सामने आएगा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, ये गूगल को बता रही हैं और हमारी और अपनी ऑडियंस को बता रही हैं कि हाँ यहाँ भी यही बात हो रही है और तुमने मजीद यहाँ पे भी यही बात हो रही है। तो हो सकता है जो आपको रेलिवेंट कंटेंट चाहिए हो वो आपको की इस ब्लॉग से, इस कंटेंट से मिल जाए, और कुछ आपकी मिसिंग चीजें हो वो आप दूसरे इसको लिंक खोल के जो दूसरा पेज खुलेगा वहां पर आपको मिल जाए। तो दिस इज व्हाट ऑल एसईओ इज अबाउट, कि एक मेन कीवर्ड होता है हर आर्टिकल के अंदर, हर ब्लॉग के अंदर, हर कंटेंट के अंदर। उस कीवर्ड को हमने उसके अंदर बार बार यूज करना होता है इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड इन अ स्पेसिफिक वे। अब यहाँ पे मैंने लिखा था फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग जॉब्स, बट जो सबसे ऊपर आया उसमें सिर्फ कंटेंट राइटिंग जॉब आ रहा है, उसमें फ्रीलांस का वर्ड नहीं आ रहा। स्टिल गूगल ने समझा कि इसका कंटेंट सबसे रेलिवेंट है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो उसने सबसे पहले अपवर्ड का दे दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एसईओ। अब एसईओ के जब इन इन डेप्थ हम पढ़े तो फिर उसके अंदर हम कैसे इसकी लिंक बिल्डिंग करते हैं, हम कैसे दूसरों से लिंक्स लेते हैं, बैक लिंक्स कैसे लेते हैं, कि ऑन पेज एसईओ कैसे होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, वो फिर आगे डिटेल में चला जाता है। लेकिन आई होप जितनी अभी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है, यहाँ से आपके माइंड में ये क्लैरिटी जरूर हो चुकी होगी कि एसईओ राइटिंग क्या है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, एंड दैट इज अ न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या होता है? न्यूज़लेटर आई होप बहुत सारों को पहले ही इसका आइडिया होगा। A newsletter is a tool used by businesses and organizations to share relevant and valuable information with a network of customers, prospects, and subscribers. Newsletters give you direct access to your audience's inbox, allowing you to share engaging content, promote sales, and drive traffic to your website.
न्यूज़लेटर जिस तरह से पैम्फलेट्स मिलते थे हमें, हम कहीं बाहर जाते थे, लोग अपनी प्रमोशन के लिए पैम्फलेट्स देते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है कि कॉलेज में कभी किसी कॉलेज में जब स्पेशली कहीं पे एग्जाम्स होते हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस के लोग किसी यूनिवर्सिटी या किसी सेंटर में इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई लेडी होती थी जो कि पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती थी। वो क्या करते थे कि अगर इंटर के एग्जाम्स, बच्चे इंटर के एग्जाम्स वहाँ पे दे रहे हैं, तो उनको वो पैम्फलेट्स के अंदर अपने आगे ग्रेजुएशन की अपनी जो थी पॉपुलैरिटी कर रहे होते थे, मार्केटिंग कर रहे होते थे, अपने जिस कॉलेज को वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे, जिस यूनिवर्सिटी को, उसकी बेनिफिट्स और जो कुछ भी उन्होंने लिखा होता था वो आगे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे। लेट्स टेक द केस ऑफ द न्यूज लेटर। बट अब ये डिजिटल हो गया, तो न्यूज लेटर एक टूल बन गया, डिजिटल टूल बन गया है, जिसे डिफरेंट बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करते हैं अपनी रेलिवेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को, अपने रिलेटेड लोगों को बताने के लिए, उन तक शेयर करने के लिए। न्यूज लेटर जो होता है ये डायरेक्ट लोग अपने ऑडियंस की इनबॉक्स में भेजते हैं। जैसे आपको हजारों ईमेल्स आती होंगी जो कि आप स्पैम में डाल देते हैं। अगर आपने कभी किसी शूज को, मॉडर्न शूज को आपने विजिट किया, वहां से आपने कभी कोई शॉपिंग किया, वहां पे आपने अपना ईमेल दे दिया है, नहीं भी दिया ईमेल तो आप बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि उनके पास कैसे ईमेल चला जाता है, जब उनसे विजिट करते हैं तो वो आपका ईमेल उनके पास चला जाता है। अगर आपने कभी स्टाइलो को विजिट किया है, तो फिर आपको स्टाइलो की प्रमोशन की न्यूज लेटर्स आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती है। वो जो ईमेल्स होती हैं उसके अंदर न्यूज लेटर की हेडिंग भी लिखी हुई होती है। एक बड़ा प्यारा सा ड्राफ्टेड होता है, उसके अंदर हल्की फुल्की कुछ इमेजेस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। तो यही न्यूज लेटर होता है। अब न्यूज लेटर से क्या होता है कि वो अपनी वीकली या मंथली या यू कैन से सीजन के स्टार्ट पे या एंड पे जब उन्होंने सेल्स लगाई होती है तब वो भेजते हैं। और कस्टमर्स जो होते हैं, अगर उन्होंने एक दफा शॉपिंग की है तो उनको वो दोबारा वो ऑफर नजर आ रही है, तो वो सोचते हैं कि चलो इधर उधर क्या एक्सप्लोर करना है, यहीं पे एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे हमें ऑफ भी जा रहा है, हमें यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इस तरह से उनकी जो सेल्स है उसकी प्रमोशन हो जाती है और उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाती है कि लोग अगर शॉपिंग नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट 100 में से कोई 50 लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि इस वेबसाइट को विजिट जरूर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूज लेटर इज एन ईमेल यू कैन सेंड टू कस्टमर्स टू अपडेट देम अबाउट योर ब्रांड्स लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि न्यूज लेटर में आप क्या क्या लिख सकते हैं? न्यूज लेटर में आप जो कंपनीज हैं वो अपने जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं या न्यू सर्विसेज लॉन्च करती हैं उनके बारे में अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे ऑडियंस देखो किसी न किसी एंगल से उस वेबसाइट को विजिट कर चुकी होती है। तो आप तो कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आता है तो आप फिर उन्हें बताते हैं कि हाँ भाई तुम एक दफा पहले हमारे पास आए थे, तो तुम्हें अब कोई काम हुआ या नहीं हुआ दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये देखो ये अब एक नई चीज है, आई है हमारे पास, तो माइट भी तुम्हारे काम की, अगर तुम्हारे काम किया तो आओ हमसे खरीद लो। You can also share valuable industry news or blog post or inform them about your discounts and offers. अच्छा, एक तो ये बात होगी ना कि हम डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स शेयर करते हैं न्यूज़लेटर के अंदर। दूसरी ये चीज के ब्लॉग पोस्ट अगर हम कोई लगाते हैं, कोई भी कंपनी है वो शू सेल कर रही है, साथ में उन्होंने अपने ब्लॉग लिखा हुआ है, ब्लॉग के ऊपर वो भी आर्टिकल डालते हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग हमारे विजिटर्स आए, तो वो अपने न्यूज लेटर के अंदर उस एक ब्लॉग को प्रमोट, उस एक ब्लॉग की प्रमोशन के लिए लोगों को ईमेल भेजते हैं, न्यूज लेटर बना के भेजते हैं, उसके अंदर उसका लिंक डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, इसमें हम ये चीजें बता रहे हैं जिसको आगे डिटेल में पढ़ो तो हमारा फायदा होगा। और लोगों को इंगेज रखने के लिए एक तो ब्लॉग पोस्ट होगी, दूसरा वैल्यूएबल इंडस्ट्री न्यूज, कि अपनी इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो न्यूज होती है वो भी लोग शेयर कर सकते हैं, वो भी बिजनेस शेयर करते हैं, और वो ज्यादा यू कैन से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादा इंगेजिंग हो जाता है, एक यू कैन से कि एक वो दिल से दिल मिल जाता है इस तरह से कि अगर कोई फैशन इंडस्ट्री का बिजनेस है, कोई क्लोथिंग का है, तो वो यकीनन क्लोथिंग वाले जो होते हैं वो मॉडल्स को यूज करते हैं अपनी प्रमोशन के लिए। सो इट इज समहाउ रेलिवेंट टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट या फैशन इंडस्ट्री की कोई न्यूज आती है, कोई नया डिजाइनर अपना कोई शो लॉन्च करता है, कोई अपना नया डिजाइनर अपना कोई डिजाइन लॉन्च करता है या कुछ भी करता है, वो न्यूज अपनी ऑडियंस का शेयर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उस टाइम पे तो कोई उस वो न्यूज लेटर के अंदर ये न्यूज शेयर करने से कोई उसकी सेल तो नहीं होगी उस बिजनेस की, लेकिन एक ऑडियंस के साथ एक आपका लिंक बन जाएगा, ऑडियंस आके खोलेगी पढ़ेगी तो उसे लगेगा हाँ इसने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया, तो मेरा और इसका माइंड मैच होता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर उसके पास 10 ऑप्शन आएंगी कहीं पे शॉपिंग करने की, तो उन 10 में से मोस्ट प्रोबेबली वो वही चूज करेगा जिसने उसको एक रेलिवेंट न्यूज भी कभी दी।
सो इन वन वे और द अदर ये भी प्रमोशन है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूज लेटर इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट वन एग्जाम्पल बट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स. अब जो सबसे पहले आपको शेयर हो रहा है एंड शो हो रहा है, उसके अंदर पहले थोड़ा सा कंटेंट है, उसके बाद एक इमेज है, इमेज के अंदर फिर कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, फिर कंटेंट है, और फिर नीचे ग्राफिक्स है, थोड़ी सी इमेजेस है, वो भी कार्टूनिंग फॉर्म में, और हर कार्टून कुछ ना कुछ बात कर रहा है. ये एक और मतलब किसी भी तरह से आपने अट्रैक्टिव बनाया. अब जो सेकंड वाला है हॉट वायर वाला आपको नजर आ रहा है, उसमें उसने पर्पल कलर में ऊपर हाईलाइट करके तो एक कंटेंट लिख दिया अपना. उसके बाद ये यकीनन मोबाइल्स की भी बात हो रही है, इसलिए हर पॉइंट के साथ एक मोबाइल शो हो रहा है. नेक्स्ट है स्टाफ पिक्स. यहाँ पे कंटेंट बहुत थोड़ा है. देखिए मुझे जो कंटेंट नजर आ रहा है सिर्फ दो बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, और एक सब हेडिंग है और एक हेडिंग है और बाकी इमेजेस है. लेकिन वो इमेज ही बस भेजने वाले को लगता है कितने स्ट्रांग है कि किसी ने जरूर इन इमेजेस को देखकर ही मेरी वेबसाइट पर आ जाने. नेक्स्ट जो है वो सीन्स लाइक किसी बिजनेस की प्रमोशन ही हो रही है वहां पे, या तो कोई ट्रैवलिंग की बात हो रही है, बिकॉज एंड पे लिखा हुआ है ड्रीम रियलाइज्ड. अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है एंड के ऊपर ड्रीम रियलाइज, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर द ऑडियंस, कि इसके अंदर जो बात हो रही है वो अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो 100 में से किसी एक के साथ माइंड मैच होगा, कि वो यहाँ पे बता रहे हैं कि तो देखो तुम ये करना चाहते थे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ये अचीव करने में. तो नीचे वो एक मैसेज देना कि देखो हमने तुम्हारे ड्रीम को रियलाइज कर लिया, हमें वो पूरा करना. तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा इसके साथ. अब नेक्स्ट जो है वो यकीनन कोई इतना मोटा सा आपको जो पर्सन नजर आ रहा है ग्राफिक्स का बना हुआ, वो यकीनन कोई वेट लॉस का होगा या कोई चांस का होगा. इसके अंदर कोई कलर नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एक वो ऊपर इमेज है और नीचे कंटेंट लिखा हुआ है. So there are lots of templates, lots of styles in which you can write the newsletter. The thing to understand is that आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस आपने सेल करनी है उसके साथ उसका आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. आपको उस इंडस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आप अपनी ऑडियंस को ये बता सकें कि मेरा जो राइवल है वो आपको पता हो कि मेरा राइवल ये चीज मिस कर रहा है और मैं वही हाईलाइट करूं. या अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है आप 12% डिस्काउंट दे सकें. तो इसके लिए जरूरी है आपको अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज हो, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस का अच्छी तरह से नॉलेज हो. तो दिस इज ऑल द अबाउट रिसर्च. ये सब रिसर्च से हमें पता. तो न्यूज लेटर्स भी हो गए. नेक्स्ट कम्स ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग हमने पीछे पढ़ा था और हमने कहा था कोई भी ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करता है, सिर्फ इंफॉर्म नहीं करता, वो इतना इम्पैक्टफुल होता है, इतना इंगेजिंग होता है, उसका इतना इफेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर कि जो उसको पढ़ने वाला होता है वो मजबूर हो जाता है उसको खरीदने के ऊपर. तो दिस इज व्हाट ईमेल मार्केटिंग ऑल अबाउट इज. ईमेल मार्केटिंग को लोग कहते हैं कि ये बहुत पुरानी टाइप हो गया, बट स्टिल इट इज वेरी 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 इफेक्टिव. कि अगर एक मंथ के अंदर आप 100 ईमेल्स भेजते हैं और आपका 1% टारगेट है, 100 ईमेल्स के अंदर से आप एक क्लाइंट या एक कंपनी ग्रैब कर लेते हैं एक मंथ में, तो दिस नॉट अ बैड थिंग. 1% बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा टारगेट है, और ये अचीव हो जाता है अगर आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, डेडिकेटेड हो और रिसर्च वर्क करके फिर अपना काम करें, फिर ईमेल्स भेजें, टारगेटेड लोगों को भेजें, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजें. पर्सनलाइज्ड का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स और वर्डिंग जो अवेलेबल होती है उससे हटके कुछ एंगेजिंग लिखें, इस तरह से कि पढ़ने वाले के को वो अट्रैक्ट करे, वो उसको पढ़े और उसका दिल करे कि मैं जिसने मुझे ये प्रमोशन के लिए भेजा है मैं उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदूं या नहीं खरीदूं, एटलीस्ट उससे एक दफा बात तो कर लूं जाके. जब वो बात करने आएगा देन इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उसको कैसे कन्विंस करते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस करें. So the definition of email marketing is it is a form of marketing that can make the customers on your email list aware of new products, discounts, and other services. It can also be a soft sell to educate your audience on the value of your brand or keep them engaged between purchases. It can also be anything in between. ईमेल के अंदर आप उन्हें डिस्काउंट्स बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकते हैं, आप उनके साथ इंगेजिंग कंटेंट शेयर कर सकते हैं. इन शॉर्ट इट कैन बी एनीथिंग इन बिटवीन कस्टमर या ऑडियंस और बिजनेस के बिटवीन कुछ भी बात करिए आप ईमेल में. सिर्फ आपने इंटरेक्शन डेवलप करना है, आपने सिर्फ लिंक बिल्डिंग करनी है, आपने उसके माइंड और हार्ट के साथ अपने कंटेंट के थ्रू लिंक बिल्डिंग करनी है. दिस इज ऑल अबाउट दिस. नेक्स्ट हियर वी हैव टेम्पलेट्स.
एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग, ये भी आप देख लें कि हम इसमें इमेजेस भी यूज करते हैं, हम इसमें कंटेंट भी यूज करते हैं, ग्राफिक्स यूज करते हैं, रियल प्रोडक्ट्स के इमेजेस भी हैं। और जैसे ये फर्स्ट वन के ऊपर आपको भी शॉपिंग का नजर आ रहा है, तो ये शूज और कुछ इस तरह की चीजें बनी हुई है, ये रियल नहीं है, ये ग्राफिक्स के थ्रू कार्टूनिंग फॉर्म में बनाई हुई है। सो इट्स ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी। सर्च करने के बाद, अपनी इंडस्ट्री, अपनी ऑडियंस और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से जानने के बाद, आपने अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है और एक अच्छी सी ईमेल बनानी है। बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, उनको सर्च आउट करें, उनको कॉपी नहीं करें, उनको सर्च आउट करें टू ओपन अप योर माइंड, और फिर अपने माइंड की क्रिएटिविटी ऐड करके उसको यूज करें और एक अच्छा सा ईमेल मार्केटिंग का टेम्पलेट बना के अपने क्लाइंट्स को भेजें। और कुछ भी नहीं है, बाकी बिजनेसेस को छोड़ें, सिर्फ आप अपनी राइटिंग की स्किल्स सेल करने के लिए लोगों को भेजें ईमेल्स, तो आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप होगा अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को ग्रैब करने का। ओके, ये तो होगी हमारी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। एंड नाउ नेक्स्ट इज द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग अगर आपने लिखनी है सॉफ्टवेयर सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसके लिए सबसे एक ऐप पहले जो यूज होता है वो होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स। कोई भी बंदा गूगल यूज करता है, उसके पास एक ईमेल होता है, ईमेल के साथ ही गूगल हमें हमारे गूगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करता है। हम उसके ऊपर जाके लिखते हैं, वहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स और हमें हमारी पॉइंट्स भी हमारी मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट कर देते हैं। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई थोड़ी बहुत ग्रामर की मिस्टेक्स हो जाए, वो हमें वहाँ पे रेड या ब्लू अंडरलाइन कर देते और कहते हैं इसको चेक करो, ये नहीं, ये होना चाहिए। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको सेव कर ले, उसको चेंज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि गूगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो विद इन सेकेंड्स हम जो लिखते हैं साथ साथ उसको सेव किया जाता है। इन केस कभी ऐसा हो कि आपको अचानक उठना पड़ गया, आपका सेव किए नहीं कर सके आप, या कोई लाइट चली गई है या कुछ भी हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स उसको ऑटो सेव कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स का बाकी सारे राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। नेक्स्ट है एमएस वर्ड या डब्ल्यूपीएस। ये एमएस वर्ड डब्ल्यूपीएस जो है डिफरेंट ऐप्स के ऊपर अवेलेबल होता है, लैपटॉप के ऊपर भी होता है और डेस्कटॉप पे भी होता है, मोबाइल पे भी होता है। दिस इज ऑल्सो अ पेज और अ बुक और पेपर और नोटबुक फॉर यू, जिसके ऊपर आप लिखते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही। ये ऑफलाइन होता है। नेक्स्ट है ग्रामरली। ग्रामरली क्या है? ग्रामरली इज अ टूल जो कि हमारी ग्रामर को चेक करता है, हमारी स्पेलिंग की, हमारी वर्ब, नाउन, पंक्चुएशन, ईच एंड एवरी मिस्टेक को पॉइंट आउट करता है। और इनफैक्ट अब तो ग्रामरली इतना अपडेट हो गया कि हमें वो वर्ड्स भी सजेस्ट करता है कि अगर तुमने यहाँ पे ऑफ यूज किया है तो तुम्हें टू यूज करना चाहिए, अगर तुमने यहाँ पे रिसर्च यूज किया है तो तुम्हें रिसर्च की जगह कुछ और अच्छा एडवांस वर्ड वो बता देते हैं, तो ये ज्यादा सूटेबल है, यहाँ पे ये यूज करो। एंड नेक्स्ट इज योस्ट। योस्ट इज एसईओ टूल, कि जब हम वर्डप्रेस के ऊपर कोई अपना आर्टिकल या कोई भी कंटेंट लिखते हैं, तो योस्ट वहां पे एक प्लगइन होता है। प्लगइन यू कैन से, जैसे मोबाइल के ऊपर एप्स होते हैं, इसी तरह से वर्डप्रेस का एक ऐप है, इसको हम प्लगइन बोलते हैं। योस्ट हम वहां पे जब इंस्टॉल कर लेते हैं, हम अपना आर्टिकल वहां पे डालते हैं, तो ये हमें हमारी एसईओ की प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करके बताता है। हमें ये बताता है कि जो हमने कंटेंट लिखा है वो उसमें से कितने परसेंट हमारी अच्छी एसईओ है और कितने परसेंट अच्छी नहीं है, और हम क्या क्या चेंजेस करें इसमें तो वो अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वो हमें ये बताता है कि तुमने हेडिंग्स थोड़ी यूज की है, ज्यादा यूज करो। तुमने कीवर्ड ज्यादा दफा यूज कर लिया, इसे कम करो। तुमने कीवर्ड कंटेंट की बॉडी के अंदर ज्यादा यूज कर लिया है, इसे बॉडी में से कम करो और हेडिंग्स में डालो। इमेज तुमने थोड़े यूज किए हैं, तुमने दूसरे आर्टिकल्स के साथ इसको लिंक नहीं किया, इसको लिंक करो। तो ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट एसईओ का हमें ये योस्ट जो टूल है ये बता देता है। नेक्स्ट है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स क्या है कि जैसे अभी पीछे मैंने आपके सामने आपको एसईओ के बताने के लिए लिखा था फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। तो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग जब मैं लिख रही थी वहां पे, अभी मेरा राइटिंग का वर्ड कंप्लीट नहीं था हुआ, तो इससे रेलिवेंट जो सर्चेस लोग करते हैं या जो गूगल के ऊपर फेमस फ्रेजेस लोग यूज करते हैं, फेमस वर्ड्स लोग जो यूज करते हैं इसी तरह की टॉपिक्स को ढूंढने के लिए, वो उसने मुझे सजेस्ट करना शुरू कर दिया। और वहां से हम, ये हमारे गूगल ट्रेंड, मतलब वो फिर हमें जो ट्रेंडी वर्डिंग्स होते हैं, ट्रेंडिंग फ्रेजेस होते हैं, वो हमें गूगल बताना शुरू कर देता है। वो जो फ्रेजेस होते हैं उनको उठा लें और उन आपका जो भी टॉपिक है उसको वहां पे लिखें, आप गूगल आपको उसके ट्रेंडी वर्ड्स या ट्रेंडी फ्रेजेस बताएगा, और उन फ्रेजेस को अपने आर्टिकल के अंदर यूज करें। उससे क्या होगा कि आप वो चीज लिखेंगे जो एंड पे आपका पीस बनेगा,
वो आपकी ऑडियंस के लिए भी एक इंफॉर्मेटिव होगा और वो गूगल को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि गूगल को पता होगा कि जो लोग ज्यादा चीजें सर्च कर रहे हैं इस आर्टिकल में उसी तरह की बात हो रही है। तो ये हो गया गूगल ट्रेंड्स। और उसके बाद है प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर। जो आर्टिकल्स, प्लेजरिज्म मीन्स कि कॉपी पेस्ट है, हमने किसी का उठा के वहां से कॉपी कर लिया सारे का सारा, या उसको अपनी वर्डिंग में चेंज किया या नहीं किया। हम कॉपी पेस्ट वर्क नहीं दे सकते, गूगल उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। सो इसको चेक करने के लिए स्मॉल एसईओ टूल्स एक वेबसाइट है, वहां पे हम अपना कंटेंट डालते हैं और वो हमें विद इन मिनट्स वो चेक करके बता देता है कि तुम्हारा 80% यूनिक है या 90% यूनिक है और 10% कॉपी पेस्टेड है। तो उसको हाईलाइट भी कर देता है कि ये वर्ड्स है कॉपी पेस्टेड है, इसको चेंज करो। नेक्स्ट कॉपीस्केप। कॉपीस्केप एक पेड टूल होता है, ये भी सेम यही काम करता है। उसके बाद है टर्निटिन। टर्निटिन भी एक पेड टूल होता है और वो भी सेम यही काम करता है। स्मॉल एसईओ टूल्स का ये फ्री है, इसका जो फ्री वर्जन है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का है। मुझे आज तक स्मॉल एसईओ टूल्स का पेड वर्जन नहीं यूज करना पड़ा, क्योंकि इसका जो फ्री है वो भी बहुत अच्छा है। मेरे सारे राइटर्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी स्मॉल एसईओ टूल्स ही यूज करते हैं। कॉपीस्केप का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार्ट में मैंने यूज किया लेकिन उसके बाद मुझे स्मॉल एसईओ टूल्स से मेरी सारी नीड्स पूरी हो रही है, तो मैंने दोबारा उसको छोड़ दिया। टर्निटिन जो है ये कंटेंट, हम इसको कोई भी कंटेंट चेक तो कर सकते हैं, बट ये मोस्टली एकेडमिक वर्क के लिए यूज होता है। जो हम ब्लॉग या गूगल का कंटेंट होता है, वेबसाइट का कंटेंट होता है, ये उसमें इतना पॉपुलर नहीं है यूज करने के लिए। तो आई रिकमेंड कि आप जब भी यूज करें स्मॉल एसईओ टूल को यूज करें। तो ये होगी बात हमारी टूल्स की। गूगल डॉक्यूमेंट्स, एमएस वर्ड, ग्रामरली, योस्ट, गूगल ट्रेंड्स एंड प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जो हम कंटेंट लिखते हैं, हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, जो एप्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर से वो टॉपिक डालते हैं और वो हमें पूरे का पूरा वो लिख कर दे देता है। पूरे का पूरा कंटेंट, पूरे का पूरा आर्टिकल हमें लिख के दे देता है। बट वो जितना मर्जी अच्छा लिख कर दे, वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता, वो इतना ह्यूमन एंगेजिंग नहीं होता जितना हम खुद बना सकते हैं। वो एक रोबोट ही है ना। एक रिवॉर्ड के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। अगर हमने फीलिंग्स डालनी है अपने कंटेंट के अंदर, हमने क्लाइंट के साथ लिंक बिल्डिंग करनी है, तो हमें अपना इनपुट उसके अंदर देना पड़ता है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरह का कंटेंट लिखें, एडिट ले सकते हैं, हमारे पास वर्डिंग आ सकती है, वोकैबुलरी ले सकते हैं हम वहां से हमें रिसर्च वर्क हमारा काम हो सकता है कि उसने रिसर्च करके दे दिया हमें मेन मेन पॉइंट्स, हम उसके लेके हम फिर उसके अंदर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना आप अपना इनपुट डाल के इसको एक मास्टरपीस बना सकते हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से कंटेंट राइटर का काम खत्म नहीं होता। आजकल बहुत ट्रेंडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ट्रेंडी होने के साथ साथ जो बिजनेसेस इसको यूज कर रहे हैं, उन्होंने इसको साथ में थोड़ी देर यूज करके साथ में ड्रॉप करना शुरू कर दिया, इसका यूज कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे उनको वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिली जो कि एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्म ह्यूमन कंटेंट राइटर के लिखने से मिल रही है। ओके, एआई बहुत पुरानी है, अभी से नहीं है। जो मैं आपको बताया कि गूगल या वर्डप्रेस, सॉरी एमएस वर्ड जो है वो हमारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर देता है। अगर वो स्पेलिंग गलत है तो उसको रेड कर देगा, तो हम उसको देखेंगे कि ये अच्छा इसने गलत स्पेलिंग हमने लिख दिया, टाइप करते हुए गलती हो गया, तो इसको हम सही कर ले, वो हमें सही सजेस्ट भी कर देगा। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही फॉर्म है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस हो गया है इस लिहाज से कि वो पूरे का पूरा कंटेंट लिख के दे देती है। बट स्टिल बात वहीं पर है कि हमारा जो आउट इनपुट होता है एक ह्यूमन बीइंग का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकता। ये वही चीज जो मैं आपसे बात करी थी कि ये वर्ड, एमएस वर्ड का एक इंटरफेस आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे किसी ने ये लिखा, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। अब वीडियो की स्पेलिंग गलत है उसने रेड कर दिया, पावरफुल की स्पेलिंग गलत है उसने रेड कर दिया। टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, यू और प्रूव के सेंटर में फुल स्टॉप आना था जो कि मिस हो गया, वो उसने ब्लू में अंडरलाइन कर दिया। तो जब वो इस तरह से अंडरलाइन कर देता है तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है उसको चेक करना और उसको करेक्ट करना। So this is all for this lecture. Today's lecture we learn types of content writing, tools required for content writing, and role of artificial intelligence in content writing. और अब आपका असाइनमेंट क्या है, इसमें आपकी होमवर्क क्या है? अगर आप इसको वाकई ही मास्टर करना चाहते हैं,
इस कोर्स से आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, ये जो आपने 30-40 मिनट बैठ के मेरा लेक्चर देखा, इस 30-40 मिनट को वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपना बैंक बैलेंस और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं इस 30-40 मिनट से, then please do this assignment at homework. Write any 3 pieces of content writing from the types that we have learned today. आज हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं, उनमें से कोई 3 टाइप्स आपने लिखनी है। छोटा पैराग्राफ लिख लें। अगर आपने एसईओ राइटिंग लिखनी है तो आप 500 वर्ड नहीं लिखें, आप 250 वर्ड की एक ब्लॉग लिखें। बट लिखें, 3 डिफरेंट टाइप्स आपने लिखनी है और मुझे सबमिट करानी है। मैं उसे चेक करूंगी, उसकी पॉइंट्स उसकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करूंगी और आपसे पर्सनली वो डिस्कस करूंगी। और अभी मैं पर्सनली डिस्कस कर रही हूँ, मेरी ये वीडियोस यहीं पे पड़ी रहेंगी फॉर द लाइफ टाइम, जब तक यूट्यूब मुझे बड़ा रखने देगा यहाँ पर। लेकिन बाद में मैं जो कि मुझे सबमिट कराएगा इस कोर्स के बाद, उसकी तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन, सो आई आल्सो हैव टू मूव ऑन, और बहुत से काम होंगे। तो अगर अब भी चलना है साथ, आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपको अटेंशन दूं, तो प्लीज डू दिस राइट नाउ एंड सबमिट मी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट विद अ लाइव एग्जांपल। मैं आपके सामने एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगी, फिर सर्च आउट करूंगी उसके कीवर्ड्स, उसके गूगल ट्रेंड्स में जाके उसको कैसे यूज करते हैं, फिर कीवर्ड्स को हमने फाइल के अंदर कैसे डालना है, ये सब कुछ मैं आपके सामने लिखूंगी। और उसके बाद एसईओ टूल जो यूज्ड है उसको यूज करूंगी मैं वर्डप्रेस के ऊपर, जो लिखा होगा मैंने आर्टिकल वो मैं वर्डप्रेस पे डालूंगी। एसईओ यूज जो प्लगइन है उसको यूज करके उसकी जो जिस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं, जैसे भी उसको यूज करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप एंड आई एम श्योर उससे पहले आप अपनी पिछली असाइनमेंट कर लेंगे और पिछले ये जो तीनों लेक्चर्स हैं, इन तीनों लेक्चर्स को आप अपने जहन में बैठा लेंगे, और सो दैट अब आगे जो ब्लॉग पोस्ट लिखनी है या ऐसी टूल उसको कैसे यूज करना है, वो आपको तभी समझ आएगी जब आपको पिछले लेक्चर्स का होमवर्क आपने किया होगा। So that's all for today. Thank you so much for watching me. Allah Hafiz.